ये मेरे पीछे ये बंदा बैठा हुआ था, इसने अभी यहाँ पे अपना मछलियों की तारे लगा के छोड़ दिया और बस ये अपना चिल कर रहे हैं, बैठ के पिकनिक मना रहा है अकेले अकेले। और ये होता है कि जब आप अपना पैसा वैसा कहीं डाल देते हो स्टॉक्स वगैरह में, और वो पैसा बस आप अपना पीछे बैठ जाते हो, वो पैसा वो और स्टॉक्स अपने आप पैसा बना रहे होते हैं। ऐसी होती है लाइफ। तब क्या बैठे हो बस चिल कर रहे हो, काम करने वाले आपने डंडियाँ छोड़ रखी हैं। बहुत बढ़िया, सल्यूट, ग्रैंड सल्यूट। तो दोस्तों मैं हूँ अभी जापान के एक बहुत ही सुंदर रिवर के पास, और आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि आप कैसे आईटी के थ्रू जापान आ सकते हैं। जापान आने के वैसे बहुत सारे तरीके हैं, और आज का जो हम तरीके के बारे में बात करने वाले हैं वो एक्चुअल में बहुत ही सबसे ज़्यादा मुश्किल और सबसे ज़्यादा एक तरह से बढ़िया तरीका है। क्योंकि तो मेनली आज जो मैं बात करने वाला हूँ वो है कि जापान में सबसे ज़्यादा यूज़ और सबसे ज़्यादा जो पॉपुलर टेक स्टैक है वो क्या है, और आपको जापान आना है तो आपको क्या क्या चीज़ों की ज़रूरत होगी। मतलब स्किल वाइज बोल रहा हूँ कि आपको क्या क्या स्किल्स की ज़रूरत होगी। और तीसरा ये कि मेरा रिकमेंडेशन क्या है कि आप क्या सीख के आओ जिससे आपको यहाँ पे आने में एक तरह से रहने में आसानी हो, और करियर वाइज जिससे आपका एक तरह से आपको स्विच करने में भी आसानी हो यहाँ पे आने के बाद। तो पहला चीज़ ये है कि आपको अगर यहाँ पे आना है तो आपको सबसे पहले जापानीज़ लैंग्वेज आनी चाहिए। जापानीज़ लैंग्वेज आने के लिए मान लो कि आप अभी कॉलेज वगैरह में हो और आपको अभी टाइम में पढ़ने का, तो आपको जापानीज़ सीखना स्टार्ट कर देना चाहिए। सीखने के लिए अगर आप नॉर्थ इंडिया वाली साइड रह रहे हो तो आपको दिल्ली में काफ़ी इंस्टीट्यूट्स मिल जाएंगे। मेरा जो रिकमेंडेशन वाला इंस्टीट्यूट रहेगा वो रहेगा जहाँ पे मतलब मैंने पढ़ा है, और जिन टीचर्स को मैं जानता हूँ वो हैं वो त्सुबोमी और मेकोशी नाम से इंस्टीट्यूशंस है वहाँ पे है। और तो जापानीज़ वहाँ से आप पढ़ सकते हैं, एक सर्टेन लेवल तक आप वहाँ से पढ़ सकते हैं। जैसे मान लो आप N3 तक वहाँ से पढ़ लिए, तो वो जो लैंग्वेज आपने पढ़ी है ना वो उससे आपको यहाँ पे आने में काफ़ी एक एडवांटेज मिलेगा। क्योंकि यहाँ पे अगर मान लो आप बिना लैंग्वेज के भी आ रहे हो ना तो जॉब आपको शायद मिल जाएगी, पर काम करने में बहुत दिक्कत होगी क्योंकि सभी यहाँ पे जापानीज़ बोलते हैं और आपको वो समझ नहीं आएगी आधी बार तो। और इंग्लिश ही बोलते हैं यहाँ पे लोग, पर वही है कि इंग्लिश में इतना नहीं है जितना जापानीज़ में स्कोप है जॉब का। तो पहली चीज़ हो गई कि आपको जापानीज़ सीखनी है। दूसरा है कि आपको आईटी का कुछ ना कुछ आना चाहिए। जो टेक स्टैक यहाँ पे सबसे ज़्यादा यूज़ किया जाता है वो है ये आपके ये कंप्यूटर स्क्रीन पे दिख रहा होगा कि ये सबसे ज़्यादा यूज़ किया जाने वाला टेक स्टैक है। तो बैकएंड के लिए आ जाता है जावा और पाइथन का, ठीक है। यहाँ पे जावा और पाइथन का सबसे ज़्यादा स्कोप है। ये सब कोर जावा और मतलब जो कोर पाइथन होती है वो है। इसमें आप आगे चल के आप इसमें एंड्रॉयड में जा सकते हो या फिर वेब डेवलपमेंट में जा सकते हो। तो उसके अलग अलग आपको फ्रेमवर्क वगैरह सीखना पड़ेगा, और इस वीडियो के एंड में मैं आपको वो बताऊंगा कि आप कैसे वो सब सीख सकते हो। तो पहली चीज़ थी कि आपको जापानीज़ आनी चाहिए। दूसरा है कि आपको आईटी का कुछ ना कुछ आना चाहिए। आईटी में ये है जो अभी आपको आपकी स्क्रीन पे दिख रहा है। तो बैकएंड में था कि आपको बैकएंड में पाइथन या फिर जावा को आनी चाहिए, और जावा है तो आपको मतलब आप फ्रेमवर्क चूज़ कर सकते हो उसमें, जैसे स्प्रिंग बूट चूज़ कर सकते हो, या फिर आपको एंड्रॉयड में जाना है तो एंड्रॉयड आप चूज़ कर सकते हो। पाइथन में आप जेंगो वगैरह जो भी होता है वो यूज़ कर सकते हो वेब डेवलपमेंट के लिए, या फिर आप उसमें मशीन लर्निंग में भी जा सकते हो आगे, डेटा साइंस वगैरह वाली फील्ड में जिसमें ज़्यादातर पाइथन यूज़ की जाती है। तो फ्रंट एंड में आ जाता है। फ्रंट एंड में जो सबसे ज़्यादा यहाँ पे यूज़ किया जाता है वो है रिएक्ट जेएस और व्यू जेएस, ठीक है। तो ये है फ्रंट एंड का चीज़ कि आपको यहाँ पे अगर आप बैकएंड के साथ साथ कुछ फ्रंट एंड में भी करना चाहते हो, आपके पास अगर इतना रिजर्व है टाइम, तो आप इसमें फ्रंट एंड का भी इनमें से कुछ चूज़ कर सकते हो, ठीक है।
और एक चीज़ ये ध्यान रखनी है कि ये जो डेटा है ना, ये सारा ऑनलाइन निकाला गया डेटा है। ये एक तरह से मैं नहीं बोल रहा हूँ कि ये सबसे ज़्यादा यूज़ किया जाने वाला टेक्नोलॉजी है, पर ये एक मतलब चैट जीपीटी और गूगल ने दोनों मिलके बोला है कि हाँ ये सब है, ये सब मतलब सबसे ज़्यादा यूज़ किया जाता है। और जो तीसरा चीज़ है, तीसरे क्लाउड में आ जाता है AWS, और डीबी में नो एसक्यूएल या एसक्यूएल, कोई भी आप डीबी यूज़ कर सकते हो। मतलब मेनली जब भी डेवलपमेंट वगैरह हो रही होती है तो कोई ना कोई तो चूज़ ही करना रहता है, भले आप एंड्रॉयड चूज़ कर रहे हो या फिर वेब डेवलपमेंट वाला चूज़ कर रहे हो, डीबी तो कुछ ना कुछ आपका रहेगा ही। ठीक है, अभी मेन बात क्या है कि ना, भले ही ये सब ऐसा लगा कि बहुत छोटी चीज़ है और मतलब बहुत ही एक लिमिटेड टेक स्टैक मैंने बताया इसमें, पर ऐसा नहीं है कि अगर आपको इनमें से कुछ नहीं, इनमें से आपका कोई भी स्पेशलिटी नहीं है तो आपको यहाँ पे जॉब नहीं मिलेगी। मेन बात यह कि आप कुछ भी वहाँ से सीख के आ सकते हो। और कबूतर आ रहा है बहुत पास में। तो मेन बात है कि आपको कुछ भी अगर आपको आता है आईटी में और उस पर आपका हाथ अच्छा है, जैसे मान लो आपको बैकएंड में जावा पाइथन नहीं आता, आपने रूबी किया हुआ है या फिर आपने कुछ भी कोटलिन वगैरह किया हुआ है, तो उसकी भी यहाँ पे काफ़ी वैल्यू है। और यहाँ पे एक तरह से मेन जो चीज़ देखी जाती है वो ये देखी जाती है कि आपको उसमें एक्सपीरियंस कितना है, आपका उसमें हाथ कितना सही है। ठीक है, तो मेन उसका एक्सपीरियंस आपका देखा जाएगा, ये नहीं देखा जाएगा कि आपको जावा आती है या आपको पाइथन आती है। ठीक है, क्योंकि कंपनी में काम करते करते ना वो सब चीज़ें एक तरह से टेक्नोलॉजी प्रोजेक्ट के हिसाब से बदलती भी रहती है। कि जैसे मान लो मैंने पहले डॉटनेट वगैरह सीखी थी कॉलेज टाइम में, ठीक है, तो डॉटनेट का इतना वैल्यू नहीं था, तो फिर मैं जब कंपनी ज्वाइनिंग हुआ तो मुझे वहाँ पे जावा सीखना पड़ा था। तो ऐसा बहुत ही नॉर्मल है यहाँ पे, पर मेन चीज़ है कि आपको टेक्निकल में कुछ ना कुछ आना चाहिए और आपका कुछ ना कुछ उसमें एक्सपीरियंस होना चाहिए। ठीक है, तो अभी हम बात करने वाले हैं दूसरे पॉइंट की। दूसरा पॉइंट यह है कि एक सही टेक स्टैक के साथ साथ आपको क्या चीज़ चाहिए जिससे आप यहाँ पे आपके जापान आने के चांसेस काफ़ी ज़्यादा बढ़ सकते हैं। और वो है कि जब आप मान लो कॉलेज वगैरह, अभी मान लो आपकी कॉलेज वगैरह में हो या आप कॉलेज में नहीं हो, आप कॉलेज आपका पूरा होगा और आप उसके बाद जॉब वगैरह कर रहे हो, तो उसके बाद आपका अपना एक पोर्टफोलियो होना चाहिए जिसमें आपने अपना इंडिविजुअली प्रोजेक्ट्स वगैरह बना रखे हो, सारे अपने खुद के दम पे, या फिर आप मतलब एक अपने दोस्तों के साथ टीम वगैरह बना के कुछ ना कुछ अपने प्रोजेक्ट बनाया है। ठीक है, तो वो उसका एक आपका पोर्टफोलियो टाइप होना चाहिए कि आपने 1 2 3 जैसे प्रोजेक्ट्स वगैरह बनाए हैं और प्रॉपर उनका आपको सब कुछ पता है और उनको आप एक तरह से एक्सप्लेन कर पा रहे हो जापानीज़ में ही जब वो इंटरव्यूज़ वगैरह हो रहे हैं। तो एक चीज़ ये है कि आपको इंडिविजुअल प्रोजेक्ट्स होने चाहिए आपके, जिससे आपका एक हैंड्स ऑन का एक्सपीरियंस पता लगेगा उनको, और उनको पता लगेगा कि भाई आप कॉलेज टाइम में ऐसे आपने फुकरी नहीं मारी है और सिर्फ ऐसे ही मतलब मज़े नहीं मारे हैं और सिर्फ और आपने एक्चुअल में पढ़ाई भी करी है, अपना पोर्टफोलियो भी बनाया है एक। ठीक है, तो एक तो आपका इंडिविजुअल प्रोजेक्ट्स होना चाहिए और दूसरा ये चीज़ है कि ना जैसे कॉलेज से निकलने के बाद मान लो कि आपने कॉलेज में अपना JLPT वगैरह सीख लिया, आपने N3 वगैरह कर लिया, और उसके बाद आपके पास 2 ऑप्शन रहेंगे कि या तो आप सिर्फ बाइलिंगुअल वाली फील्ड में जाके जॉब करो, जो कि होगी ऑलमोस्ट मतलब ट्रांसलेशन इंटरप्रिटेशन वाली जॉब, पर उसमें पैसा अच्छा मिल जाता है। ठीक है, और दूसरा ऑप्शन आपका रहेगा कि आप प्रॉपर IT वाली फील्ड में जाके जॉब करो। ठीक है, अगर आपका फ्यूचर में जापान आने का बहुत ज़्यादा एक इच्छा है तो आपके लिए सेकंड ऑप्शन चूज़ करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि सेकंड ऑप्शन में यह है कि भले ही आपका कुछ टाइम के लिए, जब आप इंडिया में हो तो आपको कुछ टाइम के लिए थोड़ा कम सैलरी में काम करना पड़ेगा, क्योंकि कॉलेज से निकलते ही IT में जाते हैं तो फिर थोड़ा सैलरी वाइज कम मिलता है एज़ कम्पेयर टू बाइलिंगुअल जॉब। तो थोड़ा टाइम आपको भले ही सैलरी कम में काम करना पड़ेगा, पर उसका जो एक्सपीरियंस आप लोगे ना, भले ही मान लो आपने 1 साल काम किया IT में, तो उसका जो एक्सपीरियंस होगा वो बहुत मैटर करेगा। वो आप आगे यहाँ पे आके जापान आके काफ़ी यूज़ कर पाओगे, और आपको वो काम करते, वो जो आपने 1 साल अपना बिताया होगा उस एक्सपीरियंस को पाने के लिए, उसमें आपने काफ़ी चीज़ें सीखी होंगी। जैसे कि आपको पता लगा हो कि जो कंपनी होती है उसमें कैसे एक्चुअल में काम होता है,
कैसे डिप्लॉयमेंट वगैरह होती है, क्योंकि डेवलपमेंट तो हम सब कर लेते हैं, पर डिप्लॉयमेंट करने में, एक टीम से कोऑर्डिनेट करने में, डॉक्यूमेंट्स वगैरह जो एक्चुअल में डॉक्यूमेंट्स बनते हैं वो बनाने में, कि वो सब कैसा बनता है, तो वो उसका आपको एक तरह से बहुत अच्छा एक्सपीरियंस होगा, जिसकी बहुत ज़्यादा वैल्यू होगी आपको जब लोग हायर कर रहे होंगे जापान से। तो ये 2 चीज़ें थी जो आपको एक आपके टेक स्टैक से अलावा आपको होनी चाहिए, जो कि एक तरह से एक्सपीरियंसेस में आ जाती है कि आपको ये चीज़ का एक्सपीरियंस होना चाहिए। ठीक है, अभी तीसरी चीज़ के बारे में हम बात करने वाले हैं। तीसरी चीज़ ये है कि मेरा रिकमेंडेड, जो मेरा एक तरह से प्रेफर्ड टेक स्टैक है, जो मेरा एक तरह से मैं जो आप चाहता हूँ कि आप फॉलो करो रोड मैप टाइप्स, वो क्या है? वो है कि मतलब मैं आपको कुछ स्टेप्स बता रहा हूँ, ठीक है, बहुत सिंपल तरीके से, कि आपने ये सब स्टेप्स फॉलो कर लिए तो आप आ जाओगे। ठीक है, बहुत ज़्यादा मुश्किल नहीं है। ठीक है, पहला स्टेप क्या है? पहला है कि आपको जापानी सीखनी है। ठीक है, जापानी सीखो, आप दाओ दिल्ली और जापानी सीखो। ठीक है, दूसरा स्टेप है कि आपको आईटी में करना है। आईटी में क्या करना है कि पहले जावा सीखनी है, कोर जावा, फिर जावा का फ्रेमवर्क सीखना है, वेब डेवलपमेंट वाला, स्प्रिंग बूट। तीसरा है कि आपको उस पर इंडिविजुअल कोई प्रोजेक्ट्स बनाने हैं, 2-3 एटलीस्ट। और जावा सीखने के लिए एक नोट ऐड करूँ कि जावा सीखने के लिए ना आपको बहुत ज़्यादा कोई मतलब फीस भरने की ज़रूरत नहीं है। ऑफलाइन इंस्टीट्यूट्स वगैरह पे, अब यूडेमी वगैरह पे कोर्स देखो, बहुत अच्छे कोर्स मिल जाएंगे वहाँ पे। और ठीक है, तो वापस आते हैं। तीसरा था कि आपको इंडिविजुअल प्रोजेक्ट्स बनाने हैं, और ये सब आपने कर लिया। तो चौथा है, जो कि सबसे मुश्किल शायद रहेगा, वो है कि आपको आईटी में जॉब करनी है जब आप इंडिया में हो, कम से कम भी 1 साल की। ठीक है, तो 1 साल की जॉब कर लिया आपने, अगर आपके पास ये 4 स्टेप आपने फॉलो करे, तो आपको मैं लिख के दे रहा हूँ, स्टैंप लगा दूंगा, हंको लगा दूंगा कि आपका यहाँ पे आ जाओगे। ठीक है, उसमें आपको बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होगी। और जॉब सर्च कैसे करनी है, 5वां पॉइंट ये हो जाएगा कि आपको जॉब सर्च कैसे करनी है। मान लो आपने ये सब कर लिया जो मैंने बताया, 4 स्टेप आपने कर लिए, फिर आपको जॉब सर्च कैसे करनी है। तो पहली बात, आपको कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, आप सिर्फ अपना लिंक्डइन पे जाओ और अपना सब अच्छे से प्रोफाइल बनाओ, डालो अपने आपने क्या क्या स्किल सीखा है, कहाँ पे काम करा है, और क्या क्या प्रोजेक्ट्स बनाया है, ये सब आप डालो वहाँ पे। और उसके बाद अपना जो वो होता है ना, ओपन टू वर्क करते हैं, फ्रेम वगैरह लगाते हैं, वो लगाओ। और रिक्रूटर्स आपको खुद कांटेक्ट करेंगे, क्योंकि रिक्रूटर्स के पास इतना वो होता है, वो लिंक्डइन प्रीमियम वगैरह के थ्रू वो कर लेते हैं सर्च। तो आप खुद से भी पोस्ट वगैरह डाल के, रिक्रूटर्स को कनेक्ट करके, रिक्वेस्ट वगैरह भेज के उनसे बात कर सकते हैं कि आपके पास ये स्किल है, आपकी वो सामने वाला बंदा हायर कर रहा है नहीं कर रहा। मेरे केस में क्या हुआ था कि मैंने सब अपना ये डाल रखा था कि ओपन टू वर्क फलाना ढिमाका, और फिर रिक्रूटर्स के कांटेक्ट आते थे कि हाँ भाई हम वी आर लुकिंग फॉर कैंडिडेट्स। उम्मीद करता हूँ कि आपको इस वीडियो से कुछ सीखने को मिला होगा। अगर सीखने को मिला है तो सब्सक्राइब कर लो। मैं आपको मिलूँगा अगली वीडियो में। देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। तो घर जाते जाते मैंने देखा कि कुछ बूढ़े लोगों को पार्क में सरेआम हाथ ऊपर करके खड़ा किया गया है, पर कुछ आगे चलते ही मुझे पता लगा कि गोल्फिंग खेल रहे हैं।